ना तुम दवाई खा के सो ही जाओ। तुमसे तो बात करना ही बेकार है, हर वक्त शक्ल पे ऐसे 12 बजे रहते हैं। औलाद है मेरी, सोच समझ के शादी करूंगी उसकी अब्बा। क्या है यार नादिया, तुम जब आती हो मेरे लिए पता नहीं क्या क्या गिफ्ट्स उठा के ले आती हो। भाई नहीं, क्या करो, अच्छा नहीं लगता मुझे हर वक्त। और तुम जब भी मुझसे मिलने के लिए आते हो ये सफेद रंग की कली क्यों ले आते हो? नादिया, हमारी दोस्ती इस सफेद कली की तरह मानंद है, पाक, साफ और शफाफ। तुम इतनी डीप मीनिंग बातें कैसे कर लेते हो? नादिया, जब से तुम्हें देखा है ना, तुम्हारी मोहब्बत में डूब सा गया हूं, और मुझे ऐसा लगता है कि ये सब तुम्हारे हुस्न का जादू है। रेडी? तुम्हें मजाक लग रहा है? आई एम सीरियस। किसके साथ सीरियस हो भाई? तुम्हारे साथ। कैसा लगा मेरा मजाक? मुनव्वर बेटा, बच के निकल जा। जितना फायदा इसने देना था दे दिया, वरना ये भी रक्षी बन जाएगी। अस्सलाम वालेकुम मम्मा। अरे मैं तुम्हें याद कर रही थी। बैठो बैठो। क्या हाल है? कैसी हैं आप अम्मा? बिल्कुल ठीक। अकेली आई हो? हाँ अकेले आई हूँ। मुनव्वर नहीं आया साथ में? नहीं, काम था, उसको कहीं जाना था तो अकेले ही आना पड़ा। अच्छा, सास ने तो कुछ नहीं कहा? नहीं, सास ने तो कुछ नहीं कहा। अम्मा क्या बातें कर रही हैं, क्यों मूड खराब कर रही हैं अभी? क्या हो गया, खफा क्यों हो? मुनव्वर, उसने कहा है कि अपने घर जाओ और मामू से बात करो। क्या बात? बिजनेस की बात। मैं कुछ समझी नहीं। उसने कहा है कि इस घर में हिस्सा है मेरा, तो पैसे चाहिए उसे बिजनेस के लिए। ऐसे क्या देख रही हैं? बेटी का घर नहीं बसाना आपको, या फिर अपनी तरह तलाक दिलवाएंगी? क्या बकवास कर रही हो? ऐसी कैसे बात कर रही हो तुम? सही तो कह रही हूँ मैं। मामू से जाकर बात करें आप। खुद कहा था ना उन्होंने कि अगर मुनव्वर से शादी हो गई तो फिर जायदाद दे देंगे वो। पागल तो नहीं हो गए तुम? वो उन्होंने कहा था अगर मुनव्वर सारा से शादी करे, लेकिन तुमसे शादी करने पे नहीं कहा था। समझी? नहीं समझी, और ना ही मुझे समझना है। आप बस मामू से बात करें और उनसे कहें कि मुनव्वर के कारोबार के लिए पैसे दें। क्या मतलब है? मुनव्वर के पास जॉब है तो सही। लेकिन मम्मा नोटिस पीरियड पे है अभी वो, कभी भी जॉब खत्म हो सकती है उसकी। हाय अल्लाह, किस फुकरे से शादी करा दी मैंने तुम्हारी। मना भी तुम्हें करी थी पहले, लेकिन नहीं, तुमने तो नहीं सुननी मेरी। हाँ ठीक है, तो नहीं सुनी ना मैंने आपकी बात, लेकिन आप मेरी बात कान खोलकर सुन लें। आपको मामू को ये बात लाजमी कहनी है कि मुनव्वर के साहब। नहीं, आप बस आदिल से कह दीजिएगा। हाँ, वही देख रहा है सारे कारोबारी मामला, उसी ने आपका चेक रिलीज कराया था, तो आप आदिल से बात कर लें, मुझे कॉल। हाँ, मुझे जरूरत नहीं है ना, वो आदिल कर लेगा। ओके। अस्सलाम वालेकुम मामू, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। मियाँ कहाँ है तुम्हारा? जी वो आया था, छोड़कर चला गया, काम पर जाना था ना इसलिए। जी भाईजान, वो असल में मैंने बुलाया था, बस याद आ रही थी ना रक्षी की। अगर बेटी की याद आया करे तो जाके मिलाया करो, उन लोगों को भी लगे कि यहाँ कोई फिक्र करने वाला है। मामू पहली बार तो आई हूँ। मैंने तो एक बात कहनी थी बेटा, वो बता दी, आगे तुम लोग जैसे बेहतर समझो। जी मामू, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मुझे एक्चुअली आपसे कुछ बात करनी थी। वो भाईजान, वो मेरा दिल उदास हो रहा था, आइंदा ख्याल रखूंगी।
ये लो, ये रखो अपने पास, पहली बार घर आई हो, ले लो, पकड़ो। शादी के बाद बेटियां घर आई पहली बार तो खाली हाथ जाते हुए अच्छा नहीं लगता। शुक्रिया मामू। मामू वो मैं कह रही थी आपसे कि भाईजान, ये इस तकल्लुफ की क्या जरूरत, सब कुछ आपने ही तो दिया है मेरे बच्चों को। नहीं, इसकी शादी में सारा खर्चा तो उसके बाप ने किया है ना, तो मैं तो अभी कुछ कर सकता था, सो मैंने कर दिया। चल, खुश रहो। देखा, शादी में तुम्हारे बाप ने जो खर्चा किया ना, उसकी वजह से जो मिन्नत था वो भी डूबता नजर आ रहा है। मुझे कुछ नहीं पता। आप मामू से बात करेंगी और उनसे कहेंगी कि वो मुनव्वर की बिजनेस के लिए पैसे दें, बस। अच्छा, बस करो, सुन लेंगे भाईजान। रक्षी, अस्सलाम वालेकुम। तुम कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? मामू जान बड़ी तारीफ कर रहे थे आपकी कि बड़े अच्छे से बिजनेस संभाला हुआ है आपने। ये सब मामू ने ही सिखाया था। कभी तो एहसान मंदी से बाहर निकल कर सोच लिया करो। सही तो कह रही है भाईजान को अपना फर्ज। हाँ, और उन्होंने अपना फर्ज पूरा किया है। अच्छा, तो फिर मुनव्वर को अपने ऑफिस में जॉब क्यों नहीं दे सकते वो? मुनव्वर ने मामू से बात की है क्या? रक्षी, नाजी तुम्हारा वेट कर रही है तुम्हारे वाले कमरे में, तुम जाओ, उससे जाके मिल लो। मैं मिल लेती हूँ नाजी से, लेकिन पहले आप मुझे बात करने दें। अपने भाई से तो आपने बात करने दी नहीं, एटलीस्ट मैं अपने भाई से तो बात कर लूं। भाई देखें, मैं बस इतना चाहती हूँ कि मेरा शौहर मामू के बिजनेस में हाथ बटाए, या फिर मामू उसे कोई बिजनेस करवा के दे दें, इन्वेस्ट ही कर दें एटलीस्ट। मुनव्वर का कोई एक्सपीरियंस है बिजनेस में? करवाने वाले तो बने, एक्सपीरियंस भी हो ही जाएगा। ठीक है, जो मैं कर सकता मैं कर दूंगा। ठीक है, थैंक यू। मैं नाजी से मिलके आती हूँ। ये मुनव्वर ने रक्षी को बोला है बोलने के लिए। अरे नहीं, मैंने कहा था। मुनव्वर एक मामूली सी नौकरी करता है, और नौकरी वाली की क्या जिंदगी होती है। मैंने ही कहा था कि मैं भाईजान से बात करूंगी, कुछ सेटअप करा दूंगी इसके लिए। आपने ये बोला था? मैंने ही कहा है, और किसने? ठीक है, आप मामू से मत बात करें। मैं देख लेता हूँ कि कोई छोटा मोटा बिजनेस उसके लिए सेटअप कर लूं। आपसे एक बात करनी थी। हाँ कहो। आप मामू से बात करेंगे? क्या मतलब? अभी तुम कह रहे हो बात ना करो, अभी तुम कह रहे हो बात करो, क्या कहना चाह रहे हो? मैं अब अपना और सारा की बात कर रहा हूँ। आदिल, मैं तुम्हें कितनी बार कह चुकी हूँ उस लड़की से दूर रहो। तो हाथ धो के पीछे पड़ गई तुम्हारे। वो मेरे पीछे नहीं पड़ गई, बल्कि आपका बेटा अब उसके पीछे पड़ गया है। उसके पीछे पड़े रहोगे ना तो जिंदगी में ही पीछे रह जाओगे। क्या हो गया आपको? पहले तो आप चाहती थी कि मैं सारा से शादी करूं, अब मैं कह रहा हूं और आप। हाँ, मैं चाहती थी, लेकिन अब मैं नहीं चाहती हूँ। मैंने कह दिया तो कह दिया, बस। आप चाहती हैं कि मैं रक्षी का काम कर लूं ना? तुम क्या अपनी माँ को ब्लैकमेल कर रहे हो? ब्लैकमेल नहीं कर रहा हूं मैं, बस कह रहा हूं आपको ही बात करनी होगी मामा। आदिल, सारा अब वो लड़की नहीं रही है, तुम भूल जाओ उसे। मैं अपने बेटे के लिए बहुत अच्छी एक मुझे अच्छी नहीं चाहिए, मुझे सारा ही चाहिए। देखो, पहले मैं शायद भाईजान को मना सकती थी,
लेकिन रक्षी की शादी पे जो तमाशा हुआ है ना, अब वो हरगिज मेरी बात नहीं मानेंगे। आपकी बात ना सुने मामू। मामा प्लीज, हम सब जानते हैं इस घर में सिर्फ आपकी बात सुनते हैं। हाँ, लेकिन जब से वो सारा 2 बार घर से भागकर वापस आई है ना, अब वो किसी की नहीं सुनते, वो सिर्फ सारा की ही सुनते हैं, उल्टा हमें सुनाते हैं। लेकिन मामा आपको ये बात करनी होगी। तुम यहाँ बैठी हो, मैं तुम्हें सारे घर में ढूंढ रही हूँ। मैं तो यही हूँ, मैंने कहाँ जाना है? कहाँ जाना है? एक दिन तो जाओगी ना ससुराल। क्या? ससुराल शादी करके। मेरी शादी? हाँ, क्योंकि पेपर्स तो नहीं देने ना तुमने। नहीं देने, मैं देने हैं? मैं दे दूंगी पेपर्स। दे दोगी? शादी से भागने का वैसे अच्छा बहाना है। एक ना एक दिन तो शादी करनी है ना सरमद के साथ। सरमद? हाँ, बस बहुत हो गया जी के हमारे के भी मैं कराची जाऊंगी। ये लोग मुझसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन मैं आदिल की मोहब्बत को ऐसे नहीं छोड़ सकती। मामा मुझे अभी थोड़ा टाइम चाहिए, मैं रेडी नहीं हूँ। तो क्या सोचा? किस चीज के लिए? मेरी मोहब्बत के जवाब। मोहब्बत बहुत फजूल काम है, तुम्हें लगता है मोहब्बत करना फजूल काम है? और फजूल के साथ साथ मुझे ये भी लगता है कि मोहब्बत फारिक लोग करते हैं, जिनके पास कोई काम नहीं होता ना, वो 2-4 मोहब्बत की बातें करते हैं, और फिर जब उनके पास मसरूफियत आ जाती है तो फिर वो काम का बहाना करते हैं। मुझे तुमसे शादी करनी है। क्या? तुम्हें मुझसे क्यों शादी करनी है? मेरे ऊपर कोई पड़ लगे हुए हैं क्या? तुम्हें लगता है मोहब्बत फारिक लोगों का काम होता है, और खुद शादी के लिए पड़ लगा दिए। तुम चाहती क्या हो? तुम मेरा साथ दोगे? हाँ, हमेशा के लिए। हाँ, तो फिर मुझे वक्त भी चाहिए। 10 मिनट सोचने के लिए ठीक है? कुछ दिनों के लिए इस बारे में तुम कुछ मत कहना, एटलीस्ट जब तक मैं तुम्हारे पास आके इस बारे में बात ना करूं। ऐसे थोड़े दिनों के लिए सुकून तो होगा। तुम रक्षी से मिली हो? रक्षी आ गई है घर? थोड़ी देर पहले आई थी, मुझे लग रहा था कि तुम मिल चुकी होगी। अभी घर पे ही है ना, थोड़ी देर में मिल लूंगी। क्या मसला है तुम्हें सरमद? इतनी सारी कॉल्स कर रहे हो तुम। इज एवरीथिंग ओके? तुम्हें इतनी कॉल्स की, तुम फोन क्यों नहीं उठा रही थी मेरा? यार वो मैं आ रही थी, और तुम्हें सब्र नहीं है? वैसे भी बंदा कभी बिजी भी हो सकता है। बंदा बिजी हो सकता है, बंदी नहीं। बंदी बनो ज़रा पहले।
और वैसे मैं एक चीज सोच रहा था, ये जो सारा है वो किसी गैंग की बंदी तो नहीं है? सारा और गैंग, जिस गैंग की वो मेंबर होगी ना, उस गैंग की सरदार हूँ मैं। यार फिर तो जो उसका कैरेक्टर है ना बहुत ही ऑफ है, बात बात पे घबरा जाती है वो। हाँ तो सर, मैं तुम ये बात भी समझो कि उसका ब्रॉटअप वैसे नहीं हुआ जैसे हमारा हुआ है। घबरा जाती है वो बेचारी, अब क्या कर सकते हैं। वैसे उन लोगों को तुम पे शक नहीं हुआ? किस बारे में? यही कि तुम सारा नहीं हो। तुम उसकी फिक्र मत करो, तुम वहां पे सारे घर वालों का ध्यान रखो, उनको कोई शक ना हो कि वो ज़ारा नहीं है, ठीक है? और प्लीज सारा के साथ प्यार मोहब्बत से रहना, उसको अच्छे से ट्रीट करना। मुझे प्यार मोहब्बत है ना उसके साथ नहीं, तुम्हारे साथ रहना है, बिकॉज आई लव यू। मुझे तुमसे शादी करनी है। हम शादी कर लेंगे। क्या तुम सीरियस हो? मैं अभी अम्मा अब्बा से बात कर रहा हूँ। एक सेकंड, किस बारे में? यही हमारी शादी की, और किसकी? सरमा, तुम पागल तो नहीं हो? तुम बात को समझो। हर एक तो तुम बात नहीं समझते। मैंने ना सब समझ लिया, और तुम मुझे अब इनकार भी नहीं कर सकती, और अगर इनकार किया ठीक है, सीधा कराची आ जाऊंगा फिर मैं। तुम्हें समझ नहीं आता मैं क्या कह रही हूँ? मेरी समझ जो है ना वो तुम तक ही है। यार शर्मा, तुम्हारे जो दिल में आता है ना तुम वो करो। अभी मैं कॉल रख रही हूँ। लगता है लड़की शर्मा गई यार। ज़ारा भी ना, काश मैं वहां तो उसे देख सकता शर्माते हुए, कैसी लगती वो। अब क्या करूं? शर्मा, जी माँ। कहाँ आप? फिर से दादा की तरफ जा रहे हो? जरूर फिर से कोई ना कोई तमाशा हुआ होगा। तमाशा होना जरूरी है कोई? आपकी औलाद आज खुश है। वो किस लिए? वो इसलिए कि अरे भाई क्या बात है, ये माँ बाप को इतना मक्खन क्यों लगाया जा रहा है दादा के घर जाने के लिए? इससे पहले तो तुमने कभी ऐसा फोर्स नहीं किया हमें। बाबा वो, हाँ बोलो, क्या बात है? मैं खुद चला जाऊं या आप लोग आ रहे? नहीं नहीं, हम भी चलते हैं ना साथ में। सारा ने जरूर कुछ ना कुछ खाने के लिए बनाया होगा। ऐसे क्यों देख रहे हैं आप लोग? उस दिन उसने कितने अच्छे पराठे बनाए थे। और वैसे भी नूरा की बहन बता रही थी कि आजकल ज़ारा घर के कामों में ध्यान देने लगी है। कहीं शाजिया का शादी का इरादा तो नहीं? भाई शाजिया का तो मुझे नहीं पता, लेकिन हमारे बेटे का इरादा लग रहा है। क्यों? अच्छा, तभी मैं कहूँ। बाप हूं तुम्हारा, अच्छी तरह जानता हूं कि औलाद क्या चाह रही है। आपकी औलाद इस वक्त शादी का लड्डू खाकर पछताना चाह रही है। कैसी बातें करी अम्मी? ऐसी कोई बात नहीं है। अब ये सब छोड़ो, ये बताओ जाना कब है? अभी चले? मतलब आप जब कहें, लेकिन अभी चलेंगे तो बेहतर होगा ना, मतलब जितना जल्दी उतना अच्छा। क्या ख्याल है मुसर्रत, अगर तुम फ्री हो तो चलते हैं? हाँ ठीक है, मैं बैग लेकर आती हूँ, आप लोग चलें गाड़ी में। चलो बस ठीक है, चलो आ जाओ भाई। मैं कुछ खाने को है, मुझे बहुत भूख लग रही है। क्या बना रही हैं आप? मेरा दिमाग खाने के बाद भी तुम्हें भूख लग रही है? क्या हो गया? मैंने क्या किया है? मैंने तुमसे कहा है ना कि आदिल से दूर रहो। एक तो अम्मी मुझे ये बात समझ में नहीं आती। जब मैं आई थी तब आपने मुझे कहा था कि अगर मुझे मदद चाहिए हो तो मैं आदिल के पास जाऊंगा, वो अच्छा लड़का है। तो मैंने अब भी ये नहीं कहा कि वो बुरा लड़का है, लेकिन उसकी माँ फरहत है। ये बात आप मुझे बता रही हैं? मुझे तुम्हें एक बात बतानी है। तुम्हारे माँ बाप को अलग करने में आदिल की माँ का हाथ।
अगर तुमने एक और लफ्ज अपने मुंह से निकाला ना, तो एक लफ्ज बोलने के काबिल भी नहीं रहोगी तुम। मेरी माँ इस घर से भागी नहीं थी, समझी? सारा क्या हो गया? छोड़ दो, बच्ची है वो यार। बच्ची है ना, इसको कहो बच्ची बन के रहे। अगर इसने मेरे या मेरी माँ के बारे में एक लफ्ज भी बोला ना, तो बोलने के काबिल क्या, सुनने के काबिल भी नहीं छोड़ूंगी मैं इसे। एक तरफ आप कहते हैं कि तब्दीली अच्छी चीज है, फिर आप कह रहे हैं कि हाँ तो तब्दीली अच्छी चीज होती है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि बंदे का बंदा ही बदल जाए। तुम्हारे पास ना सिर्फ 5 मिनट है। अगर तुम 5 मिनट में बाहर नहीं आई तो मैं जारा की दोस्त सारा से मिलने तुम्हारे घर के अंदर
ने बात की थी कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान कौन कौन सा मुआहदा हुआ है और वो एग्रीमेंट जो है ना वो किस डेट पे हुआ, उस एग्रीमेंट की क्या क्या शराइत थी, क्या क्या उसके जो है ना वो लॉज थे, रूल्स थे और उनको कितना जो है ना वो फॉलो किया गया। तो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था पाक अफ़गानिस्तान के एग्रीमेंट के बारे में। आज हम देखते हैं कि वो रियलिटी क्या थी और उस पर इम्प्लीमेशन जो है ना वो कितनी की गई। तो सबसे पहले जो रियलिटी ऑफ एग्रीमेंट थी, व्हाट एग्रीमेंट सेज ऑन पेपर, यानी पेपर पे जो एग्रीमेंट जो है ना वो साइन किया गया वो क्या था, उसकी कौन कौन सी कंडीशंस थी और क्या क्या जो है ना वो उसकी स्ट्रेटजीज थी, उन सब चीज़ों को हम देखते हैं। व्हाट एग्रीमेंट सेज ऑन पेपर, तो साइन इन 2010 बिटवीन पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान, 2010 में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान ये एग्रीमेंट हुआ। अलाउ अफगान ट्रक ऑन गो टू इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट गुड्स थ्रू पाकिस्तान पोर्ट्स, यानी कि जो अफगान के ट्रक थे उनको अलाउ किया गया कि वो जो है ना वो पाकिस्तान अपनी गुड्स को जो है ना गुड्स एंड सर्विसेज को इंपोर्ट भी कर सकते हैं, एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं पाकिस्तान की जो है ना वो पोर्ट्स यूज़ करते हुए, पाकिस्तान की बंदरगाहें यूज़ करते हुए, जिसमें कराची और गवादर की बंदरगाहें सबसे ज़्यादा थी। तो इस एग्रीमेंट पे ये चीज़ साइन हुई कि उनको हम जो है ना वो इजाज़त देते हैं ताकि वो जाएँ और यूज़ करें। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास ये था कि सेकंड चीज़ ये थी कि अफगान ट्रक कैन गो अप to Wagah border near India to export goods but can't bring Indian goods back through Pakistan, यानी कि जो पाकिस्तान के जो अफगानिस्तान के ट्रक थे उनको अलाउ किया गया कि वो वाघा बॉर्डर पर जाएं। चूँकि वाघा बॉर्डर इंडिया के बिल्कुल करीब है तो वहाँ पे वाघा बॉर्डर पे जाके अपनी चीज़ें इंपोर्ट कर सकते हैं, बट इंडिया की कोई भी चीज़ वहाँ से लेकर नहीं आ सकते पाकिस्तान के रास्ते से। अगर उन्होंने इंडिया के साथ तिजारत करनी है तो वो अपना रास्ता कोई चूज़ करें, अपने रास्ते से, बेशक वो इंडिया से तिजारत करें, बट पाकिस्तान का रास्ता यूज़ करते हुए वो इंडिया से तिजारत नहीं कर सकते। उस टाइम ये चीज़ साइन की गई और अफगानिस्तान भी इस चीज़ पर जो है ना वो मान गया कि ठीक है हम ये काम करेंगे और हम इंडिया से कोई भी चीज़ पाकिस्तान में दोबारा वापस नहीं लेके आएंगे। उसके बाद फिर ये हो गया, इट एम टू बूस्ट ट्रेड स्ट्रेटजीज एंड हेल्प लाइट लोग अफगानिस्तान से, यानी और इस जो ये जो मुआहदा किया गया इसका जो बेसिक मकसद था वो सिर्फ यही था कि दोनों कंट्रीज़ के दरमियान एक ट्रेडिंग अच्छी हो, दोनों कंट्रीज़ के ताल्लुकात अच्छे हो जाएं और जो अफगानिस्तान को एक दरिया की कमी थी, समंदर नहीं थे उनके पास तिजारत करने के लिए, तो वो समंदरों की कमी भी पूरी हो जाए ताकि वो पाकिस्तान के थ्रू जो है वो तिजारत कर सके। उसके बाद यहाँ पे जो रियलिटी हुई, अब ये चीज़ें तो साइन कर दी गई कि आपने ये करना है वो करना है, ठीक है। जो रियलिटी हुई, रियलिटी बेस पे बहुत सारी चीज़ें गलत हो गई, ठीक है। उसमें सबसे पहली चीज़ था लिमिटेड इम्प्लीमेशन। जो लिमिटेड इम्प्लीमेशन हुई उसमें सबसे चीज़ जो थी, many times the rules in the agreement are not fully followed because of political tensions or poor coordination, यानी बहुत बार ऐसा हुआ रूल्स को तोड़ दिया गया, रूल्स को फॉलो नहीं किया गया। यानी रूल्स कैसे तोड़े गए, इंडिया से बहुत सारी चीज़ें लाई गई या फिर ऐसे हुआ कि स्मगलिंग वगैरह हो गई, बहुत सारी जो है ना वो चीज़ें जो अफगानिस्तान सेल करना चाहता था वो दोबारा पाकिस्तान में सीक्रेटली सेल की गई और इससे पाकिस्तान के बिजनेसेस को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, पाकिस्तान की गवर्नमेंट को नुकसान हुआ, क्योंकि टैक्सेस के जो पैसे थे वो ऑफ कोर्स ऐसी चीज़ों पर टैक्स नहीं लग सकता, तो गवर्नमेंट के लिए भी बहुत ज़्यादा नुकसानदेह था। तो ये चीज़ें हुई गई कि लिमिटेड इम्प्लीमेशन हुई और रूल्स को बहुत बार जो है ना वो फुली फॉलो नहीं किया गया और रूल्स को ब्रेक किया गया। अच्छा, सेकंड चीज़ वही चीज़ आ गई, स्मगलिंग एंड कॉपरेशन गुड्स मेड फॉर अफगानिस्तान ऑफन रिटर्न इलीगली इनटू पाकिस्तान हर्टिंग लोकल मार्केटिंग, यानी कि जो गुड्स थी, जो सर्विसेज थी, जो अफगानिस्तान में सेल करनी थी वो पाकिस्तान में ही सेल कर दी जाती थी। वही बात जो मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि पाकिस्तान में सेल कर दी जाती थी, जिससे पाकिस्तान के लोकल बिजनेस भी बहुत हर्ट होते थे और गवर्नमेंट के लिए भी ये चीज़ बहुत ज़्यादा हर्टिंग थी। स्ट्रिक्ट चेक्स एंड डिलेज, अच्छा, ट्रक्स आर ऑफन फेस लॉन्ग वेट्स टाइम्स, पेपर वर्क इशू और सिक्योरिटी चेक्स काजिंग डिले एंड एक्स्ट्रा कॉस्ट्स। तो यहाँ पे वही चीज़ आ गई कि बहुत ज़्यादा लोकल इश्यूज़ जो ना हो जाते थे ट्रक्स की सिक्योरिटी के लिए, क्योंकि रास्ते इस तरह के थे और ट्रक बहुत ज़्यादा होते थे तो उनकी सिक्योरिटी के लिए बहुत ज़्यादा लंबा टाइम लग जाता था, जिसमें बहुत ज़्यादा वक्त जो है ना वो वेस्ट होता था और एक्स्ट्रा कॉस्ट लगती थी। आप सोचें जो ट्रक जो है ना वो 2 दिन में वापस आना था सामान लेकर और अगर उसको 10 दिन लग गए हैं सिक्योरिटी चेक में तो उससे जो है ना वो बहुत प्रॉब्लम, टाइम भी वेस्ट होता था, मज़ीद पैसा भी वेस्ट होता था और वो जो लोग थे ड्राइवर्स वगैरह उनके खाने पीने के तो एक्स्ट्रा जो है ना वो कॉस्ट आ जाती थी। तो और सिक्योरिटी इश्यूज़ बहुत ज़्यादा थे क्योंकि एक ट्रक को इतने इतने दिन वेट करना पड़ता था और जो पेपर वर्क इशू था वो चीज़ें, तो वो सारी चीज़ें ना बहुत ही
उस वजह से जो है वो डिले हुई और ये भी कोई अच्छी बात नहीं थी उनकी तिजारत के दरमियान। नो एक्सेस फॉर इंडिया, वही बात होगी, इंडिया के लिए कोई एक्सेस नहीं थी। एंड ट्रस्ट इशू, पॉलिटिकल एंड सिक्योरिटी इशूज हैव अ लेक ऑफ ट्रस्ट इशूज, सो बोथ कंट्रीज आर हेजिटेट टू फुली कोऑपरेट, यानी कि बोथ कंट्रीज़ के दरमियान जो है बहुत ज़्यादा ट्रस्ट इशूज़ आ गए थे, जिस वजह से दोनों कंट्रीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा हेजिटेट करते हैं फुली ट्रस्ट करने पर। मतलब पाकिस्तान जो है वो फुली अफगानिस्तान पर ट्रस्ट नहीं कर सकता, अफगानिस्तान फुली पाकिस्तान पर ट्रस्ट नहीं करता। दोनों कंट्रीज़ के बहुत सारे ऐसे इश्यूज चले जिसकी वजह से वो दोनों एक दूसरे पर फुली ट्रस्ट नहीं कर सकते और हेजिटेट करते हैं, कोऑपरेट करते हुए हेजिटेट करते हैं बहुत सारे जो इश्यूज़ हैं उनकी वजह से। तो ये एग्रीमेंट्स थे कि किस तरह से जो है वो एग्रीमेंट किए गए, पेपर्स पे क्या चीज़ कही गई, लेकिन जब उनको फॉलो करने का टाइम आया, जब उनको करने का टाइम आया तो वो बिल्कुल टोटली उन चीज़ों को ना वो चेंज किया गया, इम्प्लीमेशन नहीं हो सकी ठीक तरह से। तो यही वजह है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के जो ताल्लुकात हैं, जो पॉलिटिकल इश्यूज़ हैं वो अभी तक चल रहे हैं और उन पर जो है ना वो बहुत बार कोशिश की गई उनको सेट करने की, लेकिन वो जो है ना वो बिल्कुल भी वो चीज़ें अभी तक भी सेट नहीं हो सकी। हमने बात की थी कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान कौन कौन सा मुआहदा हुआ है और वो एग्रीमेंट जो है ना वो किस डेट पे हुआ, उस एग्रीमेंट की क्या क्या शराइत थी, क्या क्या उसके जो है ना वो लॉज थे, रूल्स थे और उनको कितना जो है ना वो फॉलो किया गया। तो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था पाक अफगानिस्तान के एग्रीमेंट के बारे में। आज हम देखते हैं कि वो रियलिटी क्या थी और उस पर इम्प्लीमेशन जो है ना वो कितनी की गई। तो सबसे पहले जो रियलिटी ऑफ एग्रीमेंट थी, व्हाट एग्रीमेंट सेज ऑन पेपर, यानी पेपर पे जो एग्रीमेंट जो है वो साइन किया गया वो क्या था, उसकी कौन कौन सी कंडीशंस थी और क्या क्या जो है ना वो उसकी स्ट्रेटजीज थी, उन सब चीज़ों को हम देखते हैं। व्हाट एग्रीमेंट सेज ऑन पेपर, तो साइन इन 2010 बिटवीन पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान, 2010 में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान ये एग्रीमेंट हुआ। अलाउ अफगान ट्रक ऑन गो टू इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट गुड्स थ्रू पाकिस्तान पोर्ट्स, यानी कि जो अफगान के ट्रक थे उनको अलाउ किया गया कि वो जो है ना वो पाकिस्तान अपनी गुड्स को जो है ना गुड्स एंड सर्विसेज को इम्पोर्ट भी कर सकते हैं, एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं पाकिस्तान की जो है ना वो पोर्ट्स यूज़ करते हुए, पाकिस्तान की बंदरगाहें यूज़ करते हुए, जिसमें कराची और गवादर की बंदरगाहें सबसे ज़्यादा थी। तो इस एग्रीमेंट पे ये चीज़ साइन हुई कि उनको हम जो है ना वो इजाज़त देते हैं ताकि वो जाएं और यूज़ करें। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास ये था कि सेकंड चीज़ ये थी कि अफगान ट्रक कैन गो अप to Wagah border near India to export goods but can't bring Indian goods back through Pakistan, यानी कि जो पाकिस्तान के जो अफगानिस्तान के ट्रक थे उनको अलाउ किया गया कि वो वाघा बॉर्डर पर जाएं, चूँकि वाघा बॉर्डर इंडिया के बिल्कुल करीब है तो वहाँ पे वाघा बॉर्डर पे जाके अपनी चीज़ें इंपोर्ट कर सकते हैं, बट इंडिया की कोई भी चीज़ वहाँ से लेकर नहीं आ सकते पाकिस्तान के रास्ते से। अगर उन्होंने इंडिया के साथ तिजारत करनी है तो वो अपना रास्ता कोई चूज़ करें अपने रास्ते से, बेशक वो इंडिया से तिजारत करें, बट पाकिस्तान का रास्ता यूज़ करते हुए वो इंडिया से तिजारत नहीं कर सकते। उस टाइम ये चीज़ साइन की गई और अफगानिस्तान भी इस चीज़ पर जो है ना वो मान गया कि ठीक है हम ये काम करेंगे और हम इंडिया से कोई भी चीज़ पाकिस्तान में दोबारा वापस नहीं लेके आएंगे। उसके बाद फिर ये हो गया इट एम टू बूस्ट ट्रेड स्ट्रेटजीज एंड हेल्प लाइट लोग अफगानिस्तान से, यानी और इस जो ये जो मुआहदा किया गया इसका जो बेसिक मकसद था वो सिर्फ यही था कि दोनों कंट्रीज़ के दरमियान एक ट्रेडिंग अच्छी हो, दोनों कंट्रीज़ के ताल्लुकात अच्छे हो जाएं और जो अफगानिस्तान को एक दरिया की कमी थी, समंदर नहीं थे उनके पास तिजारत करने के लिए, तो वो समंदरों की कमी भी पूरी हो जाए ताकि वो पाकिस्तान के थ्रू जो है वो तिजारत कर सके। उसके बाद यहाँ पे जो रियलिटी हुई, अब ये चीज़ें तो साइन कर दी गई कि आपने ये करना है वो करना है, ठीक है, जो रियलिटी हुई रियलिटी बेस पे बहुत सारी चीज़ें गलत हो गई, ठीक है। उसमें सबसे पहली चीज़ था लिमिटेड इम्प्लीमेशन। जो लिमिटेड इम्प्लीमेशन हुई उसमें सबसे चीज़ जो थी many times the rules in the agreement are not fully followed because of political tensions or poor coordination, यानी बहुत बार ऐसा हुआ रूल्स को तोड़ दिया गया, रूल्स को फॉलो नहीं किया गया। यानी रूल्स कैसे तोड़े गए, इंडिया से बहुत सारी चीज़ें लाई गई या फिर ऐसे हुआ कि स्मगलिंग वगैरह हो गई, बहुत सारी जो है वो चीज़ें जो अफगानिस्तान सेल करना चाहता था वो दोबारा पाकिस्तान में सीक्रेटली सेल की गई और इससे पाकिस्तान के बिजनेसेस को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, पाकिस्तान की गवर्नमेंट को नुकसान हुआ, क्योंकि टैक्सेस के जो पैसे थे वो ऑफ कोर्स ऐसी चीज़ों पर टैक्स नहीं लग सकता तो गवर्नमेंट के लिए भी बहुत ज़्यादा नुकसानदेह था। तो ये चीज़ें हुई गई कि लिमिटेड इम्प्लीमेशन हुई और रूल्स को बहुत बार जो है ना वो फुली फॉलो नहीं किया गया और रूल्स को ब्रेक किया गया। अच्छा, सेकंड चीज़ वही चीज़ आ गई स्मगलिंग एंड कॉपरेशंस गुड्स मेड फॉर अफगानिस्तान ऑफन रिटर्न इलीगली इनटू पाकिस्तान
हर्टिंग लोकल मार्केटिंग, यानी कि जो गुड्स थी, जो सर्विसेज थी, जो अफगानिस्तान ने सेल करनी थी वो पाकिस्तान में ही सेल कर दी जाती थी। वही बात जो मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि पाकिस्तान में सेल कर दी जाती थी, जिससे पाकिस्तान के लोकल बिजनेस भी बहुत हर्ट होते थे और गवर्नमेंट के लिए भी ये चीज़ बहुत ज़्यादा हर्टिंग थी। स्ट्रिक्ट चेक्स एंड डिलेज। अच्छा, ट्रक्स आर ऑफन फेस लॉन्ग वेट्स टाइम्स, पेपर वर्क इशू और सिक्योरिटी चेक्स काजिंग डिले एंड एक्स्ट्रा कॉस्ट्स। तो यहाँ पे वही चीज़ आ गई कि बहुत ज़्यादा लोकल इश्यूज़ जो है ना हो जाते थे ट्रक्स की सिक्योरिटी के लिए, क्योंकि रास्ते इस तरह के थे और ट्रक बहुत ज़्यादा होते थे, तो उनकी सिक्योरिटी के लिए बहुत ज़्यादा लंबा टाइम लग जाता था, जिसमें बहुत ज़्यादा वक्त जो है ना वो वेस्ट होता था और एक्स्ट्रा कॉस्ट लगती थी। आप सोचें, जो ट्रक जो है ना वो 2 दिन में वापस आना था सामान लेकर, और अगर उसको 10 दिन लग गए हैं सिक्योरिटी चेक में, तो उससे जो है ना वो बहुत प्रॉब्लम, टाइम भी वेस्ट होता था, मज़ीद पैसा भी वेस्ट होता था, और वो जो लोग थे ड्राइवर्स वगैरह उनके खाने पीने के तो एक्स्ट्रा जो है ना वो कॉस्ट आ जाती थी। तो और सिक्योरिटी इश्यूज़ बहुत ज़्यादा थे, क्योंकि एक ट्रक को इतने इतने दिन वेट करना पड़ता था, और जो पेपर वर्क इशू था वो चीज़ें, तो वो सारी चीज़ें ना बहुत ही उस वजह से जो है ना वो डिले हुई और ये भी कोई अच्छी बात नहीं थी उनकी तिजारत के दरमियान। नो एक्सेस फॉर इंडिया, वही बात होगी, इंडिया के लिए कोई एक्सेस नहीं थी। एंड ट्रस्ट इशू, पॉलिटिकल एंड सिक्योरिटी इश्यूज हैव अ लैक ऑफ ट्रस्ट इश्यूज, सो बोथ कंट्रीज आर हेजिटेड टू फुली कोऑपरेट, यानी कि बोथ कंट्रीज़ के दरमियान जो है ना बहुत ज़्यादा ट्रस्ट इश्यूज आ गए थे, जिस वजह से दोनों कंट्रीज़ जो है ना वो बहुत ज़्यादा हेजिटेट करते हैं फुली ट्रस्ट करने पर। मतलब पाकिस्तान जो है वो फुली अफगानिस्तान पर ट्रस्ट नहीं कर सकता, अफगानिस्तान फुली पाकिस्तान पर ट्रस्ट नहीं करता। दोनों कंट्रीज़ के बहुत सारे ऐसे इश्यूज चले जिसकी वजह से वो दोनों एक दूसरे पर फुली ट्रस्ट नहीं कर सकते और हेजिटेट करते हैं, कोऑपरेट करते हुए हेजिटेट करते हैं बहुत सारे जो इश्यूज़ हैं उनकी वजह से। तो ये एग्रीमेंट्स थे कि किस तरह से जो है ना वो एग्रीमेंट किए गए, पेपर्स पे क्या चीज़ कही गई, लेकिन जब उनको फॉलो करने का टाइम आया, जब उनको करने का टाइम आया, तो वो बिल्कुल टोटली उन चीज़ों को ना वो चेंज किया गया, इम्प्लीमेशन नहीं हो सकी ठीक तरह से। तो यही वजह है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के जो ताल्लुकात हैं, जो पॉलिटिकल इश्यूज़ हैं वो अभी तक चल रहे हैं और उन पर जो है ना वो बहुत बार कोशिश की गई उनको सेट करने की, लेकिन वो जो है ना वो बिल्कुल भी वो चीज़ें अभी तक भी सेट नहीं हो सकी।